बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों ने सवाल पूछा है कि एनर्जी क्राइसिस चेन रिएक्शन इकोनॉमिक अफेक्ट्स ड्यू टू अलार्मिंग सोलराइजेशन इन पाकिस्तान, ये क्या है। तो गौर से सुने कि बेसिकली ये है कि मल्टी डायरेक्शनल एनर्जी अफेक्ट्स ऑन इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ पाकिस्तान। इसका सिंपल मतलब ये हो गया कि हमारे जो है एनर्जी क्राइसिस की वजह से पाकिस्तान के अंदर मल्टी चेन रिएक्शंस कैसे हो सकते हैं एनर्जी क्राइसिस की वजह से, इसका आंसर क्या है। तो बेसिकली बच्चों ज़रा गौर से सुनना, इसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। उनमें पहला रीज़न ये है कि जनरेशन और कैपेसिटी मिसमैच है। यानी कि हमारे पास जो जनरेशन सोर्स है वो बेसिकली तरबेला और हाइडल बहुत बड़ी जनरेशन सोर्स है, और वो इतनी इनफ शुरू में नहीं थी जिसकी वजह से जो है वो सारी के सारे लोड को कैटर करती। तो उसकी वजह से आईपीपीज का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस्ड हुआ, फिर आईपीपीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स इंक्रीज हुए। तो अब अगली बात यह है कि आईपीपीज कैपेसिटी पेमेंट और फ्यूल बिल क्रिएट सर्कुलर डेप्ट। और आईपीपीज को हमने पैसे देने थे, पहले हमने पैसे जो देने थे वो डॉलर्स के अंदर देने थे, फिर गवर्नमेंट ने इसको रुपीस में किया। तो आईपीपीज के जो अरबों या खरबों के पैसे हैं वो जो सालाना उनको देने पड़ते हैं, उसकी वजह से मुल्क के अंदर सर्कुलर डेब्ट पैदा हो गया है, इकोनॉमिक क्राइसिस एग्जिस्ट हो गए हैं। एक बात तो ये गौर से सुननी है। और अगली बात यह है कि हम लोगों ने क्या सोचा है, हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया है मूवमेंट टुवर्ड्स दी सोलर। अब मसला ये है कि हर बंदा चाह रहा है कि मैं जो हूँ वो सोलर से अपना सिस्टम अपग्रेड करूँ घर का, इंडस्ट्री वाले इंडस्ट्री का और कमर्शियल वाले कमर्शियल का, ताकि जो है वो मेरी जान जो है वो इंक्रीज्ड बिलिंग से छूट जाए और मैं जो हूँ वो कोई बिल भी मुझे देना ना पड़े और मेरा सारा का सारा काम सोलर से हो जाए। अब ये मसला बना हुआ है। तो वो जो सॉल्यूशन सोच रहे हैं, रेजिडेंशियल वाले घर के लोग सोचते हैं अलग, कमर्शियल प्लाजा वाले अलग सोचते हैं, इंडस्ट्री वाले अलग सोचते हैं। तो कोई लगा रहा है इसकी तरह स्कूल भी हैं, कॉलेजेस भी हैं, हॉस्पिटल्स भी हैं, कोई लगा रहा है ऑन ग्रिड सिस्टम, कोई लगा रहा है ऑफ ग्रिड सिस्टम और कोई लगा रहा है हाइब्रिड सिस्टम। तो ये एक ट्रेंड स्टार्ट हो गया है पाकिस्तान के अंदर, जिसमें लोग ये जिसमें हर बंदा इंडिविजुअल कैपेसिटी में ये समझता है कि इट प्रोवाइड्स बेनिफिट्स टू मी, पहली बात ये, और इट प्रोवाइड्स बेनिफिट टू वापडा बिल्स, तो मुझे फायदा हो रहा है। ठीक हो गया क्या नहीं। अगली बात सुनने की है, वो ये है कि वापडा ने ग्रीन मीटरिंग का कॉन्सेप्ट लाया है पाकिस्तान के अंदर। वो बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है जिसको नेपरा ने लाया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि हमारे मुल्क के अंदर उसको ट्रू स्पिरिट के अंदर इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा, ड्यू टू सेवरल रीजंस। उसके अंदर लॉ इन्फोर्समेंट, मॉनिटरिंग, मैनेजमेंट और कंट्रोल, प्रोटेक्शन, ट्रस्ट वर्दीनेस, पॉलिसी मेकिंग, लॉ इन्फोर्समेंट एक्सेट्रा, बहुत सारे इसके इश्यूज हैं जिसकी वजह से ये है। इसके साथ साथ जो है लोगों ने सोलराइजेशन का जो कॉन्सेप्ट हमारे मुल्क में स्टार्ट हुआ है उसको जो ट्रू स्पिरिट में इंप्लीमेंट नहीं हुआ, जिसकी वजह से लोगों ने थेफ्ट स्टार्ट किया हुआ है। थेफ्ट, अब थेफ्ट के बहुत सारे मीनिंग्स हैं। उनमें एक मीनिंग ये भी है कि हमें जो है नेपरा ने रेजिडेंशियल कंज्यूमर के लिए 8 किलोवाट का चेक लगाया हुआ है कि 8 किलोवाट से ऊपर का इन्वर्टर नहीं होगा। अब हम अगर इसको लॉ को फॉलो नहीं कर रहे, हम 8 की बताते हैं कि 8 लगा रहे हैं और लगाते हुए हम उसे 15 लगा लें, तो हमने दो कंज्यूमर्स की जो रेटिंग है वो खुद ही कंज्यूम कर ली है, जिसकी वजह से ट्रांसमिशन कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। एक बात ये भी सुने। और दूसरी एक और बात है कि हमारे पाकिस्तान में दो बड़े मसाइल हैं एनर्जी के रिलेटेड। एक तो हमारा ये आईपीपीस का मसला है और दूसरा हमारा जो मसला है वो ट्रांसमिशन कैपेसिटी की शॉर्टेज है गीगावाट्स की। हमारे पास बहुत बड़ा एक्सपेंशन सिस्टम अभी चाहिए गीगावाट्स के अंदर, जो इतनी जी ट्रांसमिशन कैपेसिटी को कैटर कर सके, जो नहीं है, इसकी वजह से मसला बना है। अच्छा, इसके अलावा एक और बात बड़ी गौर से सुनने की है।
बच्चों वो ये है कि नेट मीटरिंग का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है। ठीक हो गया, बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट नेपरा ने इंट्रोड्यूस किया है। अब नेट मीटरिंग का कॉन्सेप्ट में दो तरह से आपको समझाता हूं, बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वो क्या है कि नेट मीटरिंग का कॉन्सेप्ट जो यूरोप और अमेरिका के अंदर होता है उसका मतलब है रिवर्सिबल मीटरिंग, यानी कि जो भी यूनिट्स आपने ग्रिड से कंज्यूम किए हैं, फॉर एग्जांपल 10 कंज्यूम किए हैं, अब अगली बार आपके जो 10 यूनिट्स जनरेट हुए हैं सोलर की वजह से वो आप देंगे। अब 10 लिए और 10 अपने ही घर के अंदर जो है वो कंज्यूम हुए, अपने ही लोडिंग के अंदर कंज्यूम हुए, सिस्टम के अंदर कोई भी इंजेक्शन नहीं होती। इसकी वजह से ये ट्रू कॉन्सेप्ट है नेट मीटरिंग का जो बाहर इस्तेमाल होता है। इसे कहते हैं रिवर्सिबल मीटरिंग कॉन्सेप्ट जो बाहर होता है। अब हमारे यहां नेट मीटरिंग का कॉन्सेप्ट कौन सा जो पाकिस्तान में फॉलो होता है? हमारे यहां नेट मीटरिंग का जो कॉन्सेप्ट फॉलो होता है बेसिकली वो ये है कि नेट कैलकुलेशंस की जाती हैं। फॉर एग्जांपल 10 यूनिट्स आप कंज्यूम करते हैं, वापडा से 20 आप जनरेट करते हैं, और 20 और 10 बीच में से बच गया, ये 10 आप सिस्टम में इंजेक्ट करते हैं। अब इस इंजेक्शन के अगर रूल्स, रेगुलेशंस और इसकी जो है वो ट्रू स्पिरिट के अंदर इंप्लीमेंटेशन करें तो ये बहुत खूबसूरत सिस्टम है, लेकिन इसकी ट्रू जो है वो स्पिरिट में इन्फोर्समेंट नहीं है, जिसकी वजह से डिमांड और सप्लाई की मिसमैनेजमेंट हो रही है। इसमें एक बात और करने की है, वो ये है कि जो हम गलती करते हैं वो ये है कि एक ट्रांसफार्मर के अंदर फॉर एग्जांपल 30% इन्वर्टर का लोड जो है वो इंक्रीज करने की, फॉर एग्जांपल 30% लोडिंग की इजाजत है। फॉर एग्जांपल इन्वर्टर जो है इंजेक्शन कर सकता है 30%, 30 के ये 30 किलोवाट्स फॉर एग्जांपल एक ट्रांसफार्मर को अलाउड है। अब हम एक ही कंज्यूमर विद जो वायलेट करेगा रूल्स को, वो 30 किलोवाट्स को एक्सीड करके एक ही कंज्यूमर जो है वो 30 किलोवाट एक्सीड करे, या एक कंज्यूमर 30 किलोवाट को रीच करके इंप्लीमेंट करेगा, तो एक ट्रांसफार्मर की सारी कैपेसिटी एक ही कंज्यूमर ने ले ली। अब ये बताएं कि बाकी कंज्यूमर्स का क्या वो हक मारा गया और उनका क्या कसूर था? वो भी तो नेट मीटरिंग कर सकते थे, जिसकी वजह से नेट मीटरिंग का कॉन्सेप्ट ट्रू स्पिरिट में इंप्लीमेंट नहीं हो रहा और एनर्जी क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस इंक्रीज हो रही है। अच्छा, एक और बात बड़ी मजे की है इसमें, वो क्या है कि अल्लाह पाक ने जो इकोसिस्टम बनाया हुआ है उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। इस इकोसिस्टम को अंडरस्टैंड करके लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है ना वो प्रेजेंट हुआ है पूरी दुनिया में। हर जगह साइंस के अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी चलता है, उसको वायलेट होता ही नहीं। जैसे वो वायलेट होगा प्रॉब्लम्स बनेंगे। अब यहां पर एक पावर का स्टूडेंट है, आप लोग पावर के स्टूडेंट्स हैं, एनर्जी के स्टूडेंट्स हैं, आप को भी मैं एक अजीब बात बताऊं कि देखो, जब इन्वर्टर सिस्टम्स में पावर इंजेक्ट करेगा ना, ट्रांसफार्मर की लोडिंग जो है वो अपनी कैपेसिटी के साथ कर रहे हैं, ट्रांसफार्मर अपना काम कर रहे हैं। अब ट्रांसफार्मर की ट्रांसमिशन कैपेसिटी में इन की तरफ या उसके आउट की तरफ आप इंजेक्शन पावर की करेंगे तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वायलेट होगा। अब ये वायलेट उस वक्त ना होता बाहर से इंजेक्शन करते जब इसके इन और आउट में मिसमैच होता, क्योंकि इन और आउट दोनों बराबर हैं। इसकी वजह से जब वो एक्सटर्नल इन्वर्टर जो है वो पावर इंजेक्ट करता है ट्रांसमिशन लाइन के अंदर, उसकी जो है वो मिसमैचिंग होती है। उस मिसमैचिंग की वजह से जो है प्रॉब्लम्स बनते हैं पावर क्वालिटी के, और उसके पीछे बैकबोन क्या होती है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो वायलेट हो रहा होता है, जिसकी वजह से पावर ग्रिड की स्टेबिलिटी टोटली डिट्रॉयट हो जाती है। अच्छा, एक बात ये, इसके साथ साथ हम लोग जो है वो मॉनिटरिंग और मैनेजमेंट और कंट्रोल, प्रोटेक्शन ये ट्रू स्पिरिट में फॉलो नहीं कर रहे, जिसकी वजह से हमारे यहां फ्यूचर में अगर ये सोलराइजेशन इसी विद पुअर स्पिरिट, ट्रू स्पिरिट नहीं बल्कि पुअर स्पिरिट के अंदर अगर ये इंप्लीमेंटेशन कॉन्स्टेंटली होती रही तो कंप्लीट ब्लैकआउट का खतरा है। आप कहेंगे वो कैसे सर? वो इस तरह कि देखें, जॉर्डन हमारे पास एक रियल स्टेट एग्जांपल है। जॉर्डन में रिसेंटली पीछे क्या हुआ है कि लोगों ने सोलर इंप्लीमेंटेशंस हुई, और जब पीक आवर्स आए जहां पे सूरज की रोशनी भी पीक पे थी और इरेडियंस पीक पे थी, जिसकी वजह से पावर आउटपुट्स मैक्सिमम हो गए। अब जब पावर आउटपुट्स लोगों के मैक्सिमम हुए तो यूटिलाइजेशन के अलावा बहुत सी एनर्जी बच गई।
जब बहुत सी एनर्जी बच गई तो वो सरप्लस हो गई। अब सरप्लस एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी किधर जाए? उन्होंने क्या कर दिया, सिस्टम में इंजेक्ट कर दी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी डिस्ट्रॉय हो गया, एनर्जी का इकोसिस्टम भी डिस्ट्रॉय हो गया, एकदम ब्लैकआउट हो गया। इसके पीछे जो है वो रीजन क्या है? आप पूछेंगे सर ये क्या फिनोमेना है? मैं कहूंगा देखो, बात सारी ये है कि हमेशा करंट फ्लो होता है फ्रॉम सोर्स टू द लोड। जब इन लोगों ने इंजेक्शंस मैक्सिमम कर ली ट्रांसमिशन लाइन के अंदर, तो अब ये लोग एज अ सोर्स एक्ट करने लग गए। ट्रांसमिशन लाइन की कैपेसिटी हम समझते हैं, ट्रांसमिशन लाइन एज अ लोड एक्ट करने लग गई। अब पावर की रिवर्सल फ्रॉम सोर्स टू द लोड की बजाय लोड टू द सोर्स हो गई, जिसकी वजह से कंप्लीट ब्लैकआउट हो गया। यही वजह है कि इस वक्त हम में से हर बंदा अपनी इंडिविजुअल बेनिफिट्स को देख रहा है और मुल्क की सतह पे पूरे के पूरे लोगों के फायदे को नहीं देख रहे कि इस वक्त क्या मसाइल है। हर बंदा यही चाह रहा है कि मेरा बिल कम हो, और उसे यह नहीं पता कि सोशल वेलफेयर और सोसाइटी की सोशल वेल बीइंग को मैं कैसे वो इंक्रीज करूं, उसको नहीं सोच रहा। हर बंदा यही कह रहा है मेरा बिल कम होता जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि वापडा के अंडर होना चाहिए था कि वापडा जो है वो खुद सोलर पैनल्स को लगाए, इंस्टॉल करे, वापडा ओन करे सोलर की इंस्टॉलेशन को, मॉनिटरिंग को, मैनेजमेंट को, कंट्रोल को, किस ट्रू स्पिरिट के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड एंड डिसेंट्रलाइज्ड जनरेशन को लेकर चले, जिसकी वजह से ये मुल्क के सारे क्राइसिस खत्म हो जाएंगे और प्राइसेस अपने नॉमिनल वैल्यूज पर आ जाएंगी। अब जब ये प्राइसेस हाई थी तो इंडस्ट्री वाले भी शिफ्ट कर रहे हैं सोलर की तरफ, कमर्शियल कंज्यूमर भी कर रहा है और रेजिडेंशियल कंज्यूमर भी कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारे पास इस जो इफेक्ट्स पैदा हो रहे हैं, जो भी डिस्कस मैंने किए हैं ऊपर, इसकी वजह से फ्यूचर के अंदर चेन रिएक्शंस क्रिएट होंगे और मल्टी डायरेक्शनल एनर्जी इफेक्ट्स पैदा होंगे जो कि इकोनॉमिक क्राइसिस को हिट करेंगे, जिसकी वजह से ये जो टॉपिक आज हमने सेलेक्ट किया था कि एनर्जी क्राइसिस चेन रिएक्शन हो जाएगा, एक कंज्यूमर से दूसरे कंज्यूमर से, फिर मोहल्ले की सतह पर, फिर सिटीज पे, फिर मल्टीपल सिटीज, फिर प्रोविंसेस और इवन पूरा का मुल्क इसकी वजह से आ जाएगा। तो अलार्मिंग सोलराइजेशन प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं पाकिस्तान के अंदर करंटली इन वजह से, जिसकी वजह से एनर्जी चेन रिएक्शंस अफेक्ट पैदा होते जा रहे हैं और वो क्या करेंगे अभी नियर फ्यूचर में मजीद के इकोनॉमिक इफेक्ट्स को मजीद इंक्रीज करेंगे, जिसकी वजह से जिस सूरत हाल से हम निकलने की कोशिश कर रहे हैं हम उसके अंदर मजीद डूबते हुए जा रहे हैं। तो मुझे आई एम होपफुल कि आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया होगा।